हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी लूसेंट जीके की इस ज़बरदस्त सीरीज़ में, जिसमें हम वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे हैं अपनी लूसेंट जीके की बुक का। और हमने स्टार्ट कर रखी है बायोलॉजी। तो आज इस सीरीज़ का हमारा है लेक्चर नंबर 8। अगर आपने पहले वाली वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ टर्म्स जो कि जेनेटिक्स से रिलेटेड है। कल हमने जेनेटिक्स का टॉपिक कंप्लीट किया था। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट है या आपको वो नहीं आता तो कल मैंने वो वीडियो डाली थी, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कल हमने कुछ लॉ पढ़े थे जो कि मेंडल ने दिए थे। और मेंडल क्या है? अपना फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि उसने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पे कुछ लॉ दिए थे जो कि बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो कल एक मेंडल का हमने लॉ पढ़ा था जो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस लॉ में कल मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब है जो भी कोई डाई हाइब्रिड या ट्राई हाइब्रिड क्रॉस होती है जिसमें हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक साथ स्टडी करते हैं। जैसे मैंने कल एग्जांपल दिया था सीड की शेप का, यानी कि राउंड हो सकती है वो सीड की शेप, और साथ उसका कलर यानी कि येलो। तो हमने पढ़ा था कि जो इनके नेक्स्ट जनरेशन आते हैं तो वो राउंड भी हो सकते हैं और उसके साथ उसकी शेप जो है वो अलग भी हो सकती है। ठीक है, यानी कि राउंड और येलो ज़रूरी नहीं है वो इकट्ठा ही होगा, वो आपस में लिंक नहीं होते। ये मेंडल का लॉ था, वो डिफरेंट अलग अलग से भी जा सकते हैं। लेकिन जो लिंकेज है, लिंकेज का मतलब है आपस में लिंक होना, वो एक एक्सेप्शन है मेंडल के उस वाले लॉ की। तो ये क्या कहता है, जब भी कोई दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट होंगे सेम क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में दो अलग अलग जीन अगर प्रेजेंट है तो वो अपने आप को इकट्ठे ही एक्सप्रेस करते हैं। वो आपको दोनों इकट्ठे एक्सप्रेस करते हैं, ना कि अलग अलग। इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, वो आपको इकट्ठे एक्सप्रेस करते हैं अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर आपके दो जीन्स प्रेजेंट है तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं लिंकेज। और पहली बात जो लिंकेज का वर्ड दिया था, वो लिंकेज किसने डिस्कवर किया था? वो डिस्कवर किया था मॉर्गन ने 1910 में। तो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, साइंटिस्ट का नेम यहाँ पे आ रहा है। तो लिंकेज वर्ड किसने पहली बार दिया था? मॉर्गन ने दिया था 1910 में। क्लियर है? अगला देखो म्यूटेशन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाली वीडियोज़ में, आपको दोबारा से एक बार रिपीट करा देती हूँ। कोई भी अपना जीन है जो एक जनरेशन से अगली जनरेशन में इनहेरिटेड होता है। ठीक है, जीन एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होता है। अगर उसमें कोई भी चेंज आ जाए, जीन के अंदर अपना कोई भी चेंज आए, तो उसको हम उस प्रोसेस को बोलते हैं म्यूटेशन प्रोसेस। ठीक है, सडन चेंज इन द जीन विच इज़ हेरिटेबल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, म्यूटेशन प्रोसेस आगे समझ में। म्यूटेशन किसने पहली बार ढूंढी थी? पहली बार म्यूटेशन डिस्कवर की थी ह्यूगो डी व्राइज ने। ठीक है, पहली बार किसने ढूंढी थी म्यूटेशन? ह्यूगो डी व्राइज ने। तो साइंटिस्ट के नेम बड़े अच्छे से याद करने, दोनों प्रोसेस आपको आ गई होंगी समझ में। म्यूटेशन को हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखो वेरिएशन। वेरी का मतलब क्या होता है? वेरी एक रूट वर्ड है, वेरी का मतलब होता है चेंज। तो इसी से वेरी से मिलके वेरिएशन बना है। इसका मतलब होगा चेंज आना। जब भी मान लो आपका फादर है या मम्मा है, उनसे आपके अंदर कोई क्वालिटीज़ इनहेरिट हुई है तो कुछ तो आपके अंदर चेंज होगा। किसी की भी अपने पापा जैसी शक्ल बिल्कुल एज इट इज़ नहीं होती। ठीक है, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, कुछ तो चेंज होता है। अगर आप अपने आप से लेके चलो, आपके अपने मम्मी पापा जैसे बिल्कुल सेम टू सेम हो उनकी शक्ल में और आपकी शक्ल में काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, तो जब भी आपके अंदर कोई करेक्टर्स आ रहे हैं, एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कोई करेक्टर आए तो कुछ ना कुछ उसमें चेंज आएगा, कुछ सेम कुछ चेंज आता है। चेंज इन करेक्टर बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन इन ऑफस्प्रिंग यहाँ पे डबल एफ आता है। तो जब भी कोई चेंज आता है ऑफस्प्रिंग में, दे लुक डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट, दिस फिनोमेना इज नोन एज वेरिएशन। ठीक है, अगर कोई भी करेक्टर ट्रांसमिट हो रहे हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, कोई करेक्टर जा रहे हैं तो उनमें कुछ ना कुछ चेंज आ जाता है। ठीक है, चेंज क्यों आता है? क्योंकि जो जीन है वो दोबारा से कंबाइन होते हैं। ठीक है, ऑफस्प्रिंग में जो बेबी है, सो दे लुक डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। तो इसलिए वो पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं, क्योंकि आप में मम्मा के भी जीन आए, पापा के भी जीन आए, तो वो दोनों आपस में कंबाइन होंगे और आपके अंदर जो जीन आएंगे उनमें थोड़ा सा वेरिएशन चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है, फिनोमेना आगे समझ में। आगे देखो क्रोमोसोमल एब्रेशन। क्रोमोसोमल एब्रेशन का मतलब है कोई भी चेंज अगर क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में आता है तो उसको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। और क्रोमोसोम्स जो हैं वो हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं।
देखो ये जो है ये पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एसएससी के स्टूडेंट हो तो एसएससी में इस पैराग्राफ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखो इतना सा छोटा सा पैराग्राफ है, इससे इतनी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखो इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्लोनिंग। पहली बात तो इससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है व्हाट इज़ क्लोन। पहला तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा व्हाट इज़ क्लोन। क्लोन क्या होता है, कोई भी दो डिफरेंट स्पीसीज, कोई भी दो इंडिविजुअल डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनका जो जीन्स है, जो उनके अंदर उनका जो जेनेटिकल मतलब क्या कह सकते हैं जेनेटिक करेक्टर है वो बिल्कुल सेम होता है। उनके अंदर के जीन या जेनेटिक करेक्टर बिल्कुल सेम हो उनको हम क्लोन बोलते हैं। दो डिफरेंट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर का जेनेटिक करेक्टर बिल्कुल सेम हो उनको हम क्लोन्स बोलते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो एसएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है भाई, आगे समझ में। क्लोनिंग क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म है उसी के जैसा दूसरा सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म बना देना, सेम ऑर्गेनिज्म एक के जैसा दूसरा बना देना, उसको उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोनिंग। देखो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म फ्रॉम सिंगल सेल, एक सेल से, और जिसका सेम जेनेटिक करेक्टर पहले जैसा सेम जेनेटिक करेक्टर दूसरे का सिंगल सेल से उसको हम बना रहे हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होगा वो जिससे हम उसको बना रहे हैं, उसकी मदर उसको बोलते हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है भाई वो लेडीज़ ही होगी, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है। मदर इसलिए बोला क्योंकि उससे हम नए को बना रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बार यहाँ से भी क्वेश्चन बन चुका है, सबसे पहली बार क्लोन किसका बनाया गया था, सबसे पहली बार क्लोन बनाया था शिप का। तो एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है पहले कि सबसे पहली बार कौन से एनिमल का क्लोन बना था, सबसे पहली बार कौन से एनिमल का क्लोन बनाया था, शिप का क्लोन बनाया था, और उस शिप का नाम क्या था, डोली। ये भी क्वेश्चन में पूछा जा चुका है उस एनिमल का नाम क्या था जिसका क्लोन सबसे पहली बार बनाया था, उसका नाम था डोली। समझ आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्लोन। क्लोन क्या हो सकता है, पहली बार किस एनिमल का क्लोन बनाया गया, किसका बनाया गया, शिप का बनाया गया, और उस शिप का नाम क्या था, डोली नाम था। क्लियर है भाई। ठीक है, देखो डोली वॉज असाइन टू द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्लोन ऑफ एन अडल्ट एनिमल। किसी भी अडल्ट एनिमल का सबसे पहला क्लोन, ठीक है, डोली का बनाया गया था। और ये किसने बनाया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट ने बनाया था। उसका नेम नहीं दिया हुआ, ना वो पूछा गया पहले पेपर्स में। ठीक है, जो पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन मैं आपको साथ के साथ बता देती हूँ ताकि आप थोड़ा सा आपका माइंड ओपन हो जाए और आपको पता चल जाए किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर में और किस तरीके के नए नए बन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो अगला है टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी देखो ये क्या होता है, इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ प्लांट सेल टू ग्रो इन अ कंप्लीट सेल। ये एक एबिलिटी होती है किसी भी प्लांट सेल की, कोई भी एक प्लांट का एक छोटा सा सेल है उसकी ये एबिलिटी कि वो एक सेल पूरे के पूरे बड़े प्लांट में ग्रो हो सकता है, एक सेल पूरे प्लांट में ग्रो हो सकता है, उसकी उस एबिलिटी को बोलते हैं टोटीपोटेंसी। क्लियर है। जहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हो कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, मैं ज़रूर से सबका रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, अगला देखो प्लूरियोपोटेंसी। इसका मतलब है इट इज़ द पोटेंशियल एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डेवलप इनटू एनी काइंड ऑफ द सेल ऑफ द एनिमल बॉडी। इसका क्या मतलब होता है, एक सेल है उसकी ऐसी एबिलिटी, वो एनिमल बॉडी पूरे का पूरा जो एनिमल है, मान लो हम ह्यूमन से लेते हैं, तो उस सेल की ऐसी एबिलिटी कि वो पूरी बॉडी में से किसी भी सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाए, किसी भी ऑर्गन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, कि देखो वो सेल पूरी ह्यूमन बॉडी का कोई भी सेल बन जाए, वो जो उसकी एबिलिटी होती है उसको बोलते हैं प्लूरोपोटेंसी। ठीक है भाई, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, समझ आ ही रहा होगा। अगर वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसके नाम से ही क्लियर हो, जेनेटिक यानी कि जीन्स में कोई छेड़छाड़ करी है, जीन्स मॉडिफाइड यानी कि जीन्स को छेड़छाड़ करके उनको मॉडिफाई कर दिया और अच्छा बना दिया ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि कोई ऑर्गेनिज्म जिसके जीन्स में कुछ ना कुछ छेड़छाड़ की गई है उसको अच्छा बनाने के लिए उसको बोलेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। देखो मैनिपुलेशन का मतलब चेंज ऑफ जीन बाय कटिंग और ज्वाइनिंग द सेगमेंट ऑफ डीएनए। देखो जीन क्या होता है, जीन मैंने पहले भी आपको समझाया, जीन होता है फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन होता है। उस जीन में हम कोई ना कोई छेड़छाड़ कर दे, कैसे छेड़छाड़ करेंगे कि जो अपनी डीएनए की सेगमेंट है, डीएनए की सेगमेंट को कट कर दे या फिर ज्वाइन कर दे किसी और के साथ, टू गेट डिजायर्ड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। दिस इज नोन एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये मैंने आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग में जब इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ा रही थी सबसे पहली वाली क्लास में या सेकेंड क्लास में, मैंने इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग के टाइम पे भी एक एग्जाम्पल दिया था। अभी दोबारा से उस एग्जाम्पल को रिपीट कर रही हूँ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को समझाने के लिए। मान लो आपके पास एक बुफेलो है, आपके पास एक बुफेलो है जो कि ज़्यादा दूध देती है। कितना दूध देती है, ज़्यादा दूध देती है।
ठीक है। और एक दूसरी बुफेलो है जो कि दूध तो देती है कम, लेकिन गुड क्वालिटी का देती है, लेकिन गुड क्वालिटी का देती है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम क्या करेंगे, या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म में क्या करेंगे, इस बुफेलो के जीन ले लेंगे, इस बुफेलो के जीन लेंगे, इनसे एक नई बुफेलो हम बनाएंगे जो कि दूध भी ज़्यादा दे और अच्छी क्वालिटी का दूध दे। इनके जीन्स, इसका डीएनए और इसका डीएनए मिला के उनको ज्वाइन करके हम ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसी एक बुफेलो तैयार करेंगे जो ज़्यादा दूध दे और गुड क्वालिटी का दूध दे। तो ये होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आगे होगा आपको समझ में, ठीक है। अगला देखो, ऑटोजोम्स क्या होते हैं। ऑटोजोम्स क्या होते हैं, क्रोमोजोम फाउंड इन सेल विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर्स अदर देन सेक्स। देखो क्रोमोजोम्स होते हैं, क्रोमोजोम्स मैं समझा चुकी हूँ, ठीक है। ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोजोम होते हैं, 46 क्रोमोजोम होते हैं। वो क्रोमोजोम जो सेक्स के अलावा, यानी कि मतलब मेल है फीमेल है, ठीक है, उनके अलावा किसी भी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोजोम्स, ठीक है। आगे समझ में, आगे देखो, ऑटोजोम्स अपना हो चुका है। अगर आपको मेरे दिए हुए एग्जाम्पल वगैरह समझ आते हैं, अच्छे से आपको समझ आ रहा है जो मैं समझा रही हूँ, तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले और इस सीरीज़ को मैं कंटिन्यू रखूँ, ठीक है। आगे देखो, ऑटोजोम समझ आ गया। ऑटोजोम से अगला सेक्स क्रोमोजोम है। तो ऑटोजोम्स वो थे जो सेक्स क्रोमोजोम से अलग होते हैं, यानी कि 46 में से जो उनसे सेक्स वाले से अलग करेक्टर देते हैं वो ऑटोजोम, और जो बचे हुए थे वो सेक्स क्रोमोजोम होंगे। द पेयर ऑफ क्रोमोजोम विच डिटरमाइन द सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि वो लड़का होगा लड़की होगी, वो पेयर ऑफ क्रोमोजोम ये डिटरमाइन करता है जो कि जो बेबी हो रहा है, वो बच्चा जो हो रहा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, उनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम। तो ह्यूमन के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं। पेयर है तो इसका मतलब 23 पेयर होते हैं, और नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं 46, क्योंकि एक पेयर में 2 क्रोमोजोम आते हैं, ठीक है। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोजोम में से 22 तो होते हैं ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स यानी कि जो सेक्स को डिटरमाइन नहीं करते। 22 ऑटोजोम होते हैं, सिर्फ एक पेयर है जो सेक्स क्रोमोजोम का होता है, यानी कि 44 क्रोमोजोम्स तो अपने ऑटोजोम्स होते हैं, और सिर्फ 2 क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो अपने सेक्स क्रोमोजोम्स होते हैं। क्लियर है। अगला देखो, जीनोम। जीनोम क्या होता है, ऑल जीन प्रेजेंट इन अ हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल मैंने कल बताया था जिसका पेयर नहीं होता, सिंगल होता है, ठीक है। तो जितने भी जीन एक हैप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होंगे वो होते हैं जीनोम, ठीक है। प्लाज्माजन क्या होता है, जीन विच आर फाउंड इन ऑर्गेनेलेज ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्माजन। साइटोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं, जो सेल वाला वीडियो था उसमें आप देख सकते हो जाके, साइटोप्लाज्म मैंने सेल ऑर्गेनेलेज में सारे सेल के पार्ट डिस्कस किए हैं। तो जो जीन साइटोप्लाज्म में मिलता है, मान लो ये आपका ये सेल है, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ये होता है साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर जो जीन मिलते हैं उनको बोलेंगे प्लाज्माजन, ठीक है। क्लियर है। सिस्ट्रोन क्या होता है, देखो डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट को हम बोलते हैं जीन। डीएनए की फंक्शनल सेगमेंट को जीन बोलते हैं, और जीन की फंक्शनल सेगमेंट को या फंक्शनल यूनिट को हम बोलते हैं सिस्ट्रोन। क्लियर है, समझ आ गया। डीएनए की फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल सेगमेंट जीन होता है, और जीन की फंक्शनल यूनिट या फंक्शनल सेगमेंट होता है सिस्ट्रोन। क्लियर है। अगला देखो, म्यूटन। म्यूटन क्या होता है, ऐसी यूनिट जीन की जो कि म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। म्यूटेशन हम पढ़ चुके हैं कि जीन के अंदर कोई भी अपना चेंज जो आता है, यानी कि जीन के अंदर कोई भी चेंज लाने के लिए जोन सी यूनिट ज़रूरी होती है ना जीन की, जो रिस्पॉन्सिबल होती है जीन के अंदर कोई चेंज लाने के लिए, वो पार्ट जीन का उसको हम बोलते हैं म्यूटेंट, ठीक है। क्लियर है। रिकन क्या होगा, यूनिट ऑफ जीन टेक पार्ट इन रिकॉम्बिनेशन, यानी कि 2 जीन को कंबाइन करने के लिए 2 जोन सी यूनिट जीन की इंपॉर्टेंट होती है, उसको हम बोलते हैं रिकन। क्लियर है भाई, आ रहा है समझ में। आगे देखो, देखो एस बेंजर 1962 हैड गिवन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ जीन। तो एस बेंजर एक साइंटिस्ट का नेम है, उन्होंने 1962 में जीन की एक मॉडर्न डेफिनेशन दी थी, ठीक है। क्लियर है। आगे देखो, द जीन विच एग्जिबिट्स मल्टीपल इफेक्ट्स। मेरी बुक में ना पता है क्या प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी डबल एफ आता है ना वहाँ से वो गायब ही हो रखा है, ठीक है। तो जहाँ पे भी ये आपको स्पेस सा दिखे ना, समझ जाना वहाँ पे डबल एफ आएगा, इफेक्ट्स है ये, ठीक है। तो जो जीन मल्टीपल इफेक्ट्स एग्जिबिट करता है, जो जीन मल्टीपल इफेक्ट्स शो करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक, उसको हम बोलते हैं प्लियोट्रोपिक। और जब एक जीन पेयर दूसरे जीन पेयर के इफेक्ट को हाइड कर देता है, एक जीन का पेयर है और दूसरे जीन के पेयर के इफेक्ट को हाइड कर रहा है, इसको शो नहीं करने दे रहा, ठीक है, खुद ही शो कर रहा है अपने सारे के सारे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस उसको बोलते हैं, ठीक है।
फिर देखो एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक है यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। पेरेंटेज का मतलब यहाँ पे है, कई बार यहाँ मतलब लड़ाई वगैरह बच जाती है ना कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मतलब तो डीएनए हम कहते हैं डीएनए चेक करा लो, पता चल जाएगा कि इसके फादर कौन है बेबी के। तो वो एक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है उसके फादर कौन है, ठीक है। वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक टेक्निक होती है। देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पहली बार किसने ढूंढा था? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ढूंढा था टेमीन एंड बाल्टीमोर ने। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस मैं आपको बता चुकी हूँ पुरानी वीडियोस में, अगर आपने देखी, अगर आप साथ साथ पढ़ रहे हो तो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मेरे को पता चले आप साथ साथ कुछ कर रहे हो, सिलेक्शन लेने का आपका मन कर रहा है या फिर ऐसे आप टाइम पास कर रहे हो। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं, ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है कमेंट सेक्शन में लिख के बता देना, ठीक है। आगे देखो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने डिस्कवर किया? टेमीन एंड बाल्टीमोर ने। देखो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी एंड जीन थेरेपी आर मेड पॉसिबल बाय द यूज़ ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ सेक्टर। नैनो टेक्नोलॉजी यानी कि बहुत छोटे छोटे पार्ट्स को हम देख पाएँ, उनके ऊपर काम कर पाएँ। तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी और जीन थेरेपी वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? नैनो टेक्नोलॉजी। यहाँ से कोई क्वेश्चन इतना कुछ खास बनता है नहीं। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा जैसे ये प्रोसेस के नाम है, ये किसने डिस्कवर किया, वो आ सकता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ठीक है। और डिस्प्यूटेड पेरेंटेज के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ होती है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये आ सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किसने ढूंढा था? टेमीन एंड बाल्टीमोर ने, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। एक है बीटी ब्रिंजल, ये एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट है, मतलब ब्रिंजल की एक टाइप है ये, जिसको हम पेस्ट रेजिस्टेंट, यानी कि पेस्ट क्या होते हैं, उसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं, छोटे छोटे मतलब ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो ख़राब कर देते हैं, खा जाते हैं वो क्रॉप्स को। तो ब्रिंजल की एक ऐसी टाइप है जिसको हम पेस्ट रेजिस्टेंट, उसमें कीड़े ना लगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म उसको ना खाए, उसके लिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया है, ठीक है। क्लियर है इतना? आगे देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, यानी कि ह्यूमंस में ये कैसे डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो गर्ल होगी कि बॉय होगी, ठीक है। उसको एक बार जल्दी से देख लेते हैं। ह्यूमन में मेल सेक्स क्रोमोसोम होता है XY, फीमेल में सेक्स क्रोमोसोम होता है XX, ठीक है। जब भी गैमेट फॉर्मेशन होता है मेल में, हाफ ऑफ द स्पर्म कंटेन X क्रोमोसोम वाइल अदर कंटेन Y क्रोमोसोम, ठीक है। देखो ये मैं यहाँ से एक बार समझा देती हूँ। फीमेल के अंदर XX है, मेल के अंदर XY। तो जब ये डिवाइड होएंगे तो XX जो गैमीट्स जो बनेंगे फीमेल के वो X और X बनेंगे, मेल के क्या बनेंगे? X और Y बनेंगे। अगर फीमेल का ये X मेल वाले X के साथ जुड़ता है तो मतलब बच्चा जो होगा वो गर्ल होगी। अगर फीमेल का ये X मेल के इस वाले X के साथ जुड़ता है फिर भी जो बच्चा होगा वो फीमेल होगी। अगर ये X Y के साथ जुड़ जाए तब मेल होगा, अगर ये X Y के साथ जुड़ जाए तो मेल होगा। दोनों के बराबर चांस होते हैं, यानी कि फीमेल में तो XX ही है, मेल में है Y। अगर कोई सा भी X इसका इस X के साथ जुड़ता है, दोनों में से कोई सा, तब तो होता है लड़का। अगर इनमें से कोई सा भी X इस Y के साथ जाके जुड़ जाता है, ठीक है, यानी मतलब ये X Y यही आते हैं जुड़ने के लिए, तो ये अगर आपस में जुड़ते हैं X इनका कोई सा भी Y के साथ, तब तो होता है लड़का, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? आगे देखो देखो बार बॉडी इज फाउंड इन फीमेल सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल मैंने बताया था जो रिप्रोडक्टिव सेल से अलग जो सेल्स होते हैं वो होते हैं अपने सोमैटिक सेल, यानी कि स्पर्म और ओवा को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो अपने सोमैटिक सेल होते हैं। तो जो फीमेल के सोमैटिक सेल है उनमें बार बॉडी मिलता है। बार बॉडी क्या होता है? मान लो अपना कोई भी सेल है, उसके अंदर इनएक्टिव X क्रोमोसोम होता है, ठीक है। फीमेल के सारे जो सोमैटिक सेल है उनमें एक इनएक्टिव X क्रोमोसोम होता है, जो मतलब इनएक्टिव है, यानी कि वो कुछ कर नहीं रहा लेकिन वो पाया जाता है, उसको हम बोलते हैं बार बॉडी, ठीक है। क्लियर है? बार बॉडी कहाँ पाया जाता है? फीमेल के सोमैटिक सेल्स में एक इनएक्टिव X क्रोमोसोम होता है ये। फर्टिलाइजेशन इज डन इन टेस्ट ट्यूब इन लेबोरेटरी बट फर्दर डेवलपमेंट टेक प्लेस इन साइड मदर वोम इन टेस्ट ट्यूब बेबी। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, मैं आपको डिफरेंट नॉलेज इससे दे रही हूँ। वो क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में SSC में, जाके एक बार चेक भी कर सकते हो। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि फर्टिलाइजेशन जो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट होता है, टेस्ट ट्यूब बेबी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस चीज़ पे बेस्ड होता है? ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। उसके 4 ऑप्शन दिए हुए थे। करेक्ट आंसर इसका क्या था? टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन, स्पेलिंग गलत हो गई। जो फर्टिलाइजेशन है वो तो होती है बाहर, फर्टिलाइजेशन तो होती है आउटसाइड द मदर,
ठीक है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन होगी, एम्ब्रियो जो होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियो बनता है उसको मदर के यूट्रस में रखा जाता है, मदर के यूट्रस में रखा जाता है आफ्टर 2 मंथ्स। 2 महीने के बाद, 2 महीने आउटसाइड फर्टिलाइजेशन करा के एम्ब्रियो को मदर के यूट्रस में 2 महीने के बाद रखा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी में प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। इसमें यहाँ पे लिखा नहीं हुआ था तो साथ ही साथ मैंने आपको बता दिया ये क्वेश्चन आ चुका है कि टेस्ट ट्यूब बेबी के कॉन्सेप्ट में क्या होता है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस आउटसाइड द मदर एंड एम्ब्रियो इज प्लेस्ड इनसाइड द यूट्रस आफ्टर द 2 मंथ्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? ठीक है, आगे देखो। कई बार सेक्स डिटर्मिनेशन इज रेगुलेटेड बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन सम रेप्टाइल टेम्परेचर डिटरमाइन द सेक्स एट विच द फर्टिलाइज एग इज इनक्यूबेटेड। एक ये मतलब कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर की वजह से ये डिटरमाइन होता है। कुछ हमारे साथ ह्यूमंस में ऐसा नहीं होता, कुछ ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर या टेम्परेचर होगा, कोई भी इन्वायरमेंट फैक्टर ये मतलब ये डिसाइड करता है कि जो बेबी होगा वो गर्ल होगा कि बॉय होगा, ठीक है, मेल होगा कि फीमेल होगा। वो कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर से डिटरमाइन होता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, हमारे साथ ऐसा नहीं होता। और कुछ रेप्टाइल्स में टेम्परेचर डिटरमाइन करते हैं कि फर्टिलाइज्ड एग कैसे इंक्यूबेट होगा, ठीक है। तो रेप्टाइल्स में कई बार टेम्परेचर ये मतलब शो करता है और डिटरमाइन करता है सेक्स को, और कई बार कुछ अलग इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। देखो, इन ह्यूमन ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोजोम। ह्यूमन के अंदर हर सेल में 46 क्रोमोजोम है। एनी एडिशन और रिमूवल इन द नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम और ऑटोजोम कोज जेनेटिक डिसऑर्डर। तो 46 क्रोमोजोम है जिसमें से 44 ऑटोजोम्स हैं और जो 2 हैं वो अपने सेक्स क्रोमोजोम है। अगर इनमें कोई भी ज़्यादा हो जाए, बढ़ जाए, 1 बढ़ सकता है, 2 बढ़ सकता है, यानी कि इंक्रीज हो जाए या फिर डिक्रीज हो जाए अपने नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स में, तो हमारे अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर यानी कि हमारे अंदर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, उनको हम बोलते हैं सिंड्रोम्स, उनको हम बोलते हैं सिंड्रोम्स, ठीक है। उनको सिंड्रोम्स को पढ़ते हैं। एक बार मैं देख लूँ कितना टाइम हो गया, 21 मिनट्स हो चुके हैं अभी हमारे पास टाइम। तो सिंड्रोम्स को भी आज की वीडियो में ही कवर कर लेते हैं। सिंड्रोम्स आगे समझ में, 46 क्रोमोजोम अपने टोटल होते हैं। अगर उनसे एक ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्रोमोजोम हो जाए, 1 भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, या कम क्रोमोजोम रह जाए, तो हमारे अंदर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाते हैं, उनको हम सिंड्रोम बोलते हैं। तो जल्दी से उन सिंड्रोम्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो, पहला क्या है, पहला है क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफिल्टर सिंड्रोम क्या होता है? जब भी एक मेल के पास एक एक्स्ट्रा एक्स और वाई क्रोमोजोम आ जाए। देखो, मेल के पास क्या होता है, अपना एक्स वाई होता है ना, एक्स वाई सेक्स क्रोमोजोम होता है मेल के पास। अगर उसमें या तो एक्स्ट्रा एक्स ऐड हो जाए यानी कि डबल एक्स और वाई बन जाए, या फिर एक एक्स्ट्रा वाई ऐड हो जाए यानी कि एक्स डबल वाई बन जाए, तब मेल में क्या होगा, व्हेन मेल हैव एन एक्स्ट्रा एक्स और वाई क्रोमोजोम, तो कंडीशन बनेगी डबल एक्स वाई वाली या एक्स डबल वाई वाई। और होता क्या है, एक्स वाई। इसकी जगह पे अगर इनमें से कोई कंडीशन बनते हैं तो जो मेल इंडिविजुअल है वो उस सिंड्रोम में क्या होगा, मैस्कुलिन डेवलपमेंट तो होगी, मतलब बनेगा तो वो लड़का ही, उसकी तरह डेवलपमेंट तो होगी, लेकिन उसके अंदर क्या होता है, कुछ फीमेल्स वाली क्वालिटीज़ आ जाती हैं। तो मतलब कई बार आपने कुछ मतलब होता है ना कि कुछ लड़के कुछ लड़कियों वाली हरकतें करते हैं, तो मतलब होते तो वो लड़के हैं लेकिन लड़कियों वाली हरकतें करते हैं, तो वो ये वाला सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो यानी कि जो लड़की वाली क्वालिटी है वो अच्छे से सुप्रेस्ड नहीं हुई, मतलब यानी कि लड़का है लेकिन लड़की वाली हरकतें दिखा रहा है वो, ठीक है, ये हो सकता है। आगे देखो, इन फीमेल व्हेन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ एक्स एक्स। अगर फीमेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोजोम आ जाए यानी कि ट्रिपल एक्स, दे शो नॉर्मल डेवलपमेंट बट लिमिटेड फर्टिलिटी। तो क्या होता है, गर्ल्स में क्या प्रॉब्लम आएगी, डेवलपमेंट तो उनकी नॉर्मल होती है, कुछ गलत हरकतें नहीं करेंगी, लेकिन उनके बाद में फर्टिलिटी मतलब लिमिटेड हो जाती है, यानी कि कल शादी के बाद उनको बेबी होने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। मेंटल रिटार्डनेस इज ऑल्सो सीन इन दिस टाइप ऑफ सिंड्रोम। तो कुछ दिमाग में थोड़ा सा मतलब इनका IQ लेवल इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता। और नंबर ऑफ क्रोमोजोम कितने बन गए, 47 बन गए ना। इसमें भी देखो, यहाँ पे भी एक एक्स या वाई क्रोमोजोम ऐड हो रहा था, यहाँ पे एक एक्स क्रोमोजोम, तो 46 की बजाय 47 क्रोमोजोम हो गए। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोजोम एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, ठीक है। आगे देखो, अगला है अपना टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, व्हेन फीमेल है सिंगल सेक्स क्रोमोजोम, यानी कि होना तो चाहिए एक्स एक्स, लेकिन है क्या, एक्स सिर्फ एक्स है, कल्ला एक्स एक्स 0, ठीक है। तो देर ओवरीज आर रूडिमेंट्री, लैक ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, तो उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो नहीं होते, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, एक सेक्स क्रोमोजोम नहीं मिलता, यानी कि 46 की जगह अपने क्रोमोजोम कितने होते हैं, 45 क्रोमोजोम होते हैं, क्लियर है।
डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोजोम इज एडेड टू 21st, ये तो दोनों ऊपर वाले की क्या था, अपने सेक्स क्रोमोजोम में एक बार ऐड हो रहा था, एक बार क्या हो रहा था, कम हो रहा था। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, 21st, देखो 44 ऑटोजोमल क्रोमोजोम है, उसमें से जो 21 ऑटोजोमल जो क्रोमोजोम है उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाए, उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोम ऐड हो जाए, और जो अपने क्रोमोजोम थे ऑटोजोमल क्रोमोजोम वो कितने बन जाए, 45 बन जाए, क्योंकि 21st में एक और ऐड हो गया तो टोटल बन जाएंगे 45। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक डाउन सिंड्रोम हो जाता है। इस सिंड्रोम के पर्सन जो है मंगोलिज्म बन जाते हैं। दिस पर्सन इज मेंटली रिटार्डेड, और इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में जो पर्सन है वो मेंटली रिटार्डेड यानी कि उसके थोड़ा सा दिमाग में प्रॉब्लम आती है। आइज प्रोट्रूडेड एंड इरेगुलर फिजिकल स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट, आइज थोड़ा इधर उधर हो जाती हैं और फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका इरेगुलर देखने को मिलता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा सा कुछ। ठीक है, आगे देखो, अगला है टाउ सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इस सिंड्रोम में क्या होता है, उसमें तो 21st ऑटोजोमल क्रोमोजोम में एक और क्रोमोजोम ऐड हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, इसमें 13th जो क्रोमोजोम है, 13th ऑटोजोमल क्रोमोजोम में एक और क्रोमोजोम ऐड हो रहा है। और इसमें क्या होगा, इसकी पहचान क्या है, जो अपने लिप्स होते हैं उनके ऊपर एक कट का मार्क्स दिखाई देता है। ठीक है, और इस क्रोमोजोम में, इस सिंड्रोम में भी पर्सन जो है मेंटली रिटार्डेड, यानी कि जितने भी अपने ये सिंड्रोम हो रहे हैं उनमें अपने दिमाग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है साथ के साथ। ठीक है भाई, कट मार्क दिखेगा लिप्स के ऊपर, किसमें, जब हम 13th ऑटोजोमल क्रोमोजोम में एक और क्रोमोजोम ऐड होता है। तो अगला है सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया का क्या मतलब होता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है कि खून की कमी हो जाना। ठीक है, इस डिसऑर्डर में क्या होगा, एरिथ्रोसाइट डिस्ट्रॉयड मोर रैपिडली देन नॉर्मल लीडिंग टू एनीमिया। जैसे सिंपल अपना जो एनीमिया होता है उसमें जो अपने सेल्स होते हैं, ठीक है, आरबीसी वगैरह, वो डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं, कम होने लग जाते हैं, तो इसमें और ज़्यादा तेज़ी से वो कम होते हैं। ठीक है, दिस अकर ड्यू टू द चेंज, ये क्यों होता है इसमें, ठीक है, ये होता है 11th ऑटोजोमल क्रोमोजोम में चेंज आने की वजह से। ऐड नहीं हो रहा, कम नहीं हो रहा, कुछ चेंज आ जाता है 11th ऑटोजोमल क्रोमोजोम में, उसकी वजह से सिकल सेल एनीमिया होता है, जिससे जो नॉर्मल एनीमिया होता है खून की कमी, उससे भी ज़्यादा खून की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अगला देखो फिनाइल्केटोनुरिया। इसमें क्या होता है, ये एक बोर्न एरर होता है मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म हम पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिज्म जो अपने अंदर, अपनी बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल एक्टिविटीज़, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं वो मेटाबॉलिज्म। तो ये एक मतलब बाय बर्थ होता है ये मेटाबॉलिज्म में एक एरर। इसमें क्या होता है, बच्चे के मेंटल रिटार्डनेस, दिमाग में प्रॉब्लम होती है। क्यों होता है ये, 12th ऑटोजोमल क्रोमोजोम में चेंज आने की वजह से ये होता है। अगला है हीमोफीलिया। जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसऑर्डर इज लिंक्ड विद सेक्स क्रोमोजोम। इसमें जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है इस वाले सिंड्रोम के लिए, इस डिसऑर्डर के लिए, वो सेक्स क्रोमोजोम से लिंक होता है। और इस टाइप में इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग आपको पता होगा क्या होता है, जब भी हमें कोई चोट लग जाती है, ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, थोड़ी सी देर के बाद वहाँ पे एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है, उसको हम बोलते हैं ब्लड क्लॉटिंग, जिससे हमारा जो ब्लड का फ्लो है बाहर जो है वो खून आना रुक जाता है। तो जब जिसको ये प्रॉब्लम होती है, ये वाला डिसऑर्डर होता है, उसमें जो है ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती। ठीक है, आगे देखो, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस का सबको पता होगा। कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन क्या करता है, वो डिफरेंट कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। मान लो रेड कलर है, ग्रीन कलर है, तो वो अलग अलग से इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। जैसे रेड के आसपास के जितने भी कलर हैं उसको सारे सेम ही दिखते हैं। ठीक है, दिस डिसऑर्डर लीड्स टू द फेलियर ऑफ डिस्टिंग्विश रेड एंड ग्रीन कलर, उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज सिचुएटेड ऑन सेक्स क्रोमोजोम। तो जो ये वाला है, ये वाला डिसऑर्डर है, ये भी सेक्स क्रोमोजोम्स की वजह से ही होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ आ गया होगा। अगर आज का कराया हुआ समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना और वीडियो को कर देना लाइक, और कमेंट बॉक्स में बताना जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन याद है ना क्या पूछा है, हाँ वो जल्दी से बता देना। और ट्रांसक्रिप्शन वाला क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ट्रांसक्रिप्शन का आंसर दे देना। और अगर पिछली वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वीडियोस को कर देना शेयर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।